सब कोविड-19 एक खौफ है पूरी दुनिया में। राइट। आप बोल रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं, कैसे? इससे डरने की जरूरत नहीं, बस ये है कि जब कोविड-19 आया था, यानी कि नोवल कोरोना वायरस जिसे बोला गया, जब आया था 7 जनवरी को पहली बार, तब जो एडवाइजरी ग्रुप है यूके का, उनको लगा कि ये कोई खतरनाक जानवर आ गया है जिसमें मोर्टेलिटी रेट अबाउट 3 to 4% होगी, जिसमें यूएस के करीब 22 लाख लोग मर जाएंगे 3 महीने में, और यूके के तो 5 लाख लोग मर जाएंगे। तो तब उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की, उसी को लेके हर जगह पैनिक हो गया। लेकिन अब सारा डेटा आ गया है, क्योंकि 2 महीने उसके बाद भी 2-3 महीने हो चुके हैं। जनवरी की बात है, नाउ इट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ मार्च। तो अब जो सारा डेटा आया है, इस डेटा को दोबारा से देखा गया तो पाया गया कि ये जो कोविड-19 है, एक सिंपल जो फ्लू होता है यानी कि जुकाम होता है, उससे भी कम है। एक जुकाम में जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 0.1%, और ऑक्सफोर्ड के हिसाब से, ऑक्सफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो 2 दिन पहले रिलीज किया था, कोविड-19 में जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 0.0002%। 0.0002%। कैन यू इमेजिन? मतलब अगर जुकाम से आप नहीं डरते तो ये तो जुकाम का भी बच्चा है, राइट? तो इतना बड़ा मिसइंटरसेप्शन ये ऐसा होता है क्योंकि जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, जब वो पहली बार देखते हैं, मान लो भूत है, आपको परछाई देखी, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ भी सोच लें, इसकी कोई परछाई है, कोई बोलेगा कि ये कोई बच्चे की परछाई, कोई बोलेगा खिलौना है, कोई आप बोलेंगे सांप है। आप जिस चीज को आप देखा नहीं, उस चीज का आप इमेजिनेशन खुद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पास्ट की मेमोरी क्या है, आप किस चीज से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो वो एक छोटी सी गलती हुई थी। वो यूके का एडवाइजरी बॉडी है, जो उसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप, ये एग्जैक्ट नेम है। तो ये यूके की बॉडी है, और उनमें करीब 12 साइंटिस्ट हैं, जिसमें वीरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं 12। तो जब भी कोई नया वायरस आता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है, या ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से अटैक कर रहा है, तो वो ग्रुप का काम होता है कि इसमें क्या किया जाए, ये कितना नुकसान कर सकता है, क्या तैयारी होगी, वो यूके की बॉडी बताती है। और वो जो बॉडी बताती है वो अथॉरिटी है, तो वो डब्ल्यूएचओ को पिक करेगा, राइट? और वो जो डब्ल्यूएचओ जो पिक करेगा, हमारा हिंदुस्तान और ज्यादातर देश वो पिक करेंगे। तो जब ये एडवाइजरी आई थी 7 जनवरी को, तब ऐसा लगा उनको, तो उन्होंने दोबारा मॉडिफाई किया, अभी अब दोबारा देखेंगे यूके के गवर्नमेंट के साइट में कि ये हमारे से गलती होगी, हमने इस वायरस को हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज के कैटेगरी में रख दिया था। लेकिन अब पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अब सारा डेटा सामने आ गया है। इसीलिए अब अगर किसी को कोरोना होता भी है तो हर तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसका इलाज कर सकता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड का करता है। अच्छा, जैसे यूरोप में काफी डेथ है, इटली खासकर, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तो देखिए इटली में हर दिन फिगर चेंज हो रहे हैं। अभी का फिगर 9,000 लोग मरे हैं इटली में, राइट? हिस्ट्री देखिए पिछले 10 साल की, हर साल इटली में इस मौसम में 20 से 25,000 लोग मरते ही हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, यानी किसे बोलते हैं ILI, ठीक है ना? ये कोरोना भी इसी कैटेगरी में आता है, ये ब्रॉडर ग्रुप है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसमें कोरोना आ गया, H1N1 आ गया, H3N2 आ गया। इनमें से कौन सा वायरस किस साल अटैक करेगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेट है कि हर साल 20 से 25,000 लोग मरते हैं। इस बार भी इटली में 9,000 का फिगर है ना, वो कहीं ना कहीं 20 और 25,000 के बीच में टिकने वाला है, राइट? तो इस सीजन में बाकी यूरोप की बात करें, हाँ, यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप में भी इटली में ज्यादा मौतें हर साल होती हैं, और बाकी में भी कंपेरेबल नंबर है हर साल का। आपको ऑडियंस के लिए है ILI, किसी भी देश का आप देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करके किसी भी देश का, तो आपको खूब सारा डेटा मिल जाएगा। यूएस का डेटा मेरे पास है, पिछले साल जो मौतें हुई थी ILI की कैटेगरी के अंडर, वो था 61,000, और अभी कितना है, मेरे ख्याल से 1,900 लोग मरे हैं, राइट? जबकि 61,000 टोटल लोग मरेंगे पूरे साल के अंदर, उनमें से 19 हो गए। लेकिन क्या है कि अब से पहले जब लोग मरा करते थे तो आप टीवी में थोड़ा दिखाते थे, व्हाट्सएप में थोड़ा बताते थे, तो हमें लगता था कि दुनिया में कोई मर ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका इतना प्रोपेगेंडा या इतना डराना? वो मेरे हिसाब से मैंने 27 जैन को ही अपने व्यूअर्स को बताया था कि ये एक प्रोपेगेंडा है, WHO का किया कराया है, और वो हर साल करता है, कभी डेंगू के नाम पे, कभी चिकनगुनिया के नाम पे, कभी HIV के नाम पे, अब कोरोना के नाम पे। एक बिजनेस मॉडल है उनका। लेकिन अब तो पूरा इकोनॉमी तबाह हो रही है, लॉकडाउन। ये हमें समझना होगा। ये चीज मैंने पहले ही वार्न किया था 27 जैन, अभी तो एग्जैक्टली 2 महीने हो गए उसको, 28 मार्च चाहिए, ठीक है? कि ये लॉकडाउन हो गया, इसमें तो ज्यादा लोग अब मरेंगे भूख से,
कई गुना ज्यादा लोग, लाखों लोग मरेंगे, बेघर हो गए, जिनका घर ही नहीं हो तो रास्ते में रहते हैं, बोल रहे हैं घर पे चले जाओ, घर तो है ही नहीं हमारे देश में 1 करोड़ लोगों के पास। तो वही है, WHO जो भी बोलता है वो आंख बंद करके जो देश मानते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके साथ ऐसा होता ही रहता है। तो मतलब इंडिया को अपना WHO बनाना पड़ेगा, अपना एक एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो। अच्छा, यूरोप में और चाइना में काफी डेथ हुई, कंपेरेटिवली इंडिया में काफी कंट्रोल। हाँ, ये अब देखिए अगर कंपेयर करें वो इसलिए क्योंकि इंडिया में जो टेस्टिंग हुई है वो बहुत थोड़े लोगों की हुई है, मेरे ख्याल से अभी तक 10,000 लोगों पे टेस्टिंग हुई है, ठीक है ना। तो जो टेस्टिंग होती है, हर 100 को टेस्ट करेंगे तो एक कोरोना वायरस का पेशेंट ऑन एवरेज निकल आएगा। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर, RT-PCR टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो बाकी देशों में आप टेस्टिंग देखेंगे उसी प्रोपोर्शन में कई गुना ज्यादा हो रहा है। जिन देशों में ज्यादा टेस्टिंग हुई है उन देशों में ज्यादा पेशेंट पाए जाएंगे। इंडिया में भी कोरोना पेशेंट हजारों लाखों होंगे और सालों साल से होंगे। ये मेरा बोलना नहीं है, CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल US, उसके साइट में देखेंगे तो वो बोलेंगे मोस्ट पीपल इन सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ गॉट इल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मतलब ये जुकाम आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है बचपन में हजारों बार, उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी हुआ है। अच्छा, जैसे आपने बताया निमोनिया से काफी डेथ होती है हर साल इंडिया में। इंडिया में भी होती हैं, लाखों होती हैं, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख होती हैं इंडिया में, कॉमन बात है। अब उस निमोनिया को आप कोविड बता दें इस साल, किसी साल डेंगू बता दें, किसी साल H1, वो तो हमारी मर्जी है, बट टोटल डेथ इज कांस्टेंट। हर साल जो इन्फेक्शियस डिजीज से डेथ होगी उनमें से भी ये सारा ब्रॉडर कैटेगरी आप ले लें, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट है हर देश का, वो 10% इधर या उधर है। इस बार नया ये हो रहा है कि हर एक मौत को बहुत क्लोजली दिखाया जा रहा है टीवी में, देखो एक और मर गया, जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर होता है वैसे स्कोर बढ़ गया, तो सारा अटेंशन वहीं पे है। और पिछले साल मरे, अभी देखिए ट्यूबरक्लोसिस से हर साल 5 लाख लोग मरते हैं। क्या ये कोई ड्रग माफिया भी है इसके? ड्रग माफिया ही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कोई नहीं। तो लेकिन अभी तक कोई दवाई या कोई इस तरह की वैक्सीन भी नहीं है। हाँ, आप देखिए ना, आ गई ना, HIV की दवाई ऑलरेडी थी, उसी को अब ला रहे हैं, ले ही आए भारत में, तो वो लीगल हो गया। HIV की दवाई दे रहे हैं ना सारे कोरोना वायरस पेशेंट को। मैं तो ये सोचता हूँ कि दवाई देने के बावजूद भी वो जिंदा बच गए तो ये तो बड़ी बात है। HIV की दवा दी जा रही है, कोई इसका बेसिस नहीं, कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं है, इवन एनिमल पे भी टेस्ट नहीं किया गया। आप तो पता है कि कोई भी दवाई ह्यूमन पे आने से पहले एनिमल पे टेस्ट करते हैं। HIV की दवाई कोरोना वायरस के लिए पेशेंट दे रहे हैं, ये एनिमल पे टेस्ट नहीं हुआ। मलेरिया की दवा दे रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। इबोला की दवा दे रहे हैं, इबोला से कम लोग मरे हैं, इबोला की दवाई से ज्यादा लोग मरे हैं। तो वो जो इबोला की दवा, रिएक्शन है दवाई? हाँ, ऑफ कोर्स है। अब देखिए जरा, तो इबोला की दवाई जो कंपनी ने बना के रखी हुई थी, ठीक है ना, तो रामसिडिविर ये दवाई का नाम है, तो वो दवाई जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो यहाँ खर्च हो रहा है ना। ये तो अप्रूव करते WHO में, अप्रूव करने के पीछे बेसिस क्या है? जीरो। उनको लग रहा है कि चलो उसको देख लेते हैं क्योंकि ये दवाई पड़ी हुई हमारे पास बचा हुआ, दैट इज मेडिसिन वेटिंग फॉर ए डिजीज, ठीक है ना। तो इबोला की दवाई, मलेरिया की दवाई, HIV की दवाई, ये तीनों तरह की दवाइयां अभी अप्रूव हो चुकी हैं, तो ऑलरेडी बिजनेस शुरू हो चुका है। आप देखिए स्टोर में जाके पूछिए केमिस्ट शॉप से, मलेरिया की दवाई लेके देखिए, खत्म हो चुकी है स्टोर से, मलेरिया की दवाई है ही नहीं, लोगों ने खरीद के घर में भर दिया। मलेरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। मलेरिया तो एक पैरासाइट है और ये तो वायरस है, राइट। आप मान लीजिए शेर को मारना है और गुलेल, चिड़िया वाली गुलेल से मारेंगे, मरेगा शेर? नहीं ना, दोनों दो डिफरेंट चीज, एक वायरस है और एक। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपने तो बड़ा लाइटली लिया इसे कि बहुत अपने डाइट में चेंज करके आप इसे काउंटर कर सकते हैं? हाँ, इससे डाइट में चेंज करके काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पहले ही मैंने बताया था, ये फ्लू है, ये कॉमन कोल्ड जैसा फ्लू है, और कॉमन कोल्ड के लिए जो भी करना होता है वही इसके लिए करना है। कॉमन कोल्ड के लिए क्या करना है? अपनी डाइट में विटामिन C की मात्रा बढ़ा दो और अपने डाइट में एनिमल प्रोटीन की मात्रा घटा दो। अगर आपने ये किया तो 80% चांसेस है कि फ्लू नहीं होगा आपको। सिंपल है। क्या ये विटामिन C की मात्रा कितनी बढ़ानी है? टू बी वेरी स्पेसिफिक 0.2 ग्राम, लेकिन टैबलेट से नहीं, सप्लीमेंट से नहीं। 0.2 ग्राम कितना होता है? एक अमरूद खाएंगे इतना बड़ा तो 0.2 ग्राम, 2 संतरे खाएंगे मीडियम साइज 0.2 ग्राम, 3 मैंगो खाएंगे तो 0.2 ग्राम, 4 टमाटर खाएंगे तो 0.2 ग्राम, या इतना सारा मटर खाएंगे तो 0.2 ग्राम, या कुछ समझ नहीं आ रहा तो 3-4 तरह के फल ले लीजिए, 400 ग्राम बना लीजिए, उसको खा लीजिए, 0.2 ग्राम तो क्या 0.4 ग्राम चला जाएगा तो अच्छा ही है, स्टॉक हो गया। तो इतनी सारी वैरायटी है,
कोई भी 4 फल खाएंगे, हर फल में विटामिन सी होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो आप 4 फल खा लीजिए कोई भी, ठीक है ना, कि भाई मुझे 4 तरह के फल खाने ही खाने, पहली बात। दूसरा, एनिमल प्रोटीन बंद कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन कहां से आ सकता है, ये खुद दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा खाना है जिससे एनिमल प्रोटीन आ सकता है? जाहिर सी बात है जो एनिमल से निकलता है, जैसे अंडा है, मछली है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि आपको फ्लू होता है कि नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक। जिसे ऑलरेडी हुआ है, जिसे ऑलरेडी हुआ है उसको थोड़ा सा, उसके लिए 3 स्टेप डाइट है, बहुत ही सिंपल डाइट है, 1 मिनट में मैं कवर करता हूं इसको। जैसे ही आपको पहला सिम्टम लगे कि मुझे फ्लू हो गया, पता चलेगा ना कि थोड़ा बुखार बुखार लग रहा है, टेम्परेचर नहीं आएगा लेकिन आपको पता चलेगा, उसी वक्त डे 1 लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 10 मान लीजिए, तो कितना हुआ? 6 ग्लास बड़ा ग्लास कोकोनट वाटर और 6 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट कौन सा होता है वो लोगों को पता है, और कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। डे 1 के आखिर तक आपका टेम्परेचर 102 से ऊपर नहीं जाएगा, ये पक्का है। टेम्परेचर रहेगा, ये भी जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर ही वायरस को कंट्रोल करता है, तो टेम्परेचर आपका वेपन हुआ। डे 2 में आई कॉल इट फ्लूइड डाइट। आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ? 3 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर एंड 3 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, प्लस एक और फॉर्मूला आ जाएगा, आपका बॉडी वेट इंटू 5। माई बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 इट बिकम्स 300 ग्राम कर लीजिए, इतना टमाटर और खीरा ले लीजिए, खा लीजिए। डे 2 के अंत तक यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल, आपका टेम्परेचर 100 के अंदर रहेगा, थोड़ा थोड़ा गर्म नहीं लगेगा, आप यू आर कंफर्टेबल। डे 3 12 बजे तक का डाइट, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, माई बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 30 इट बिकम्स 2 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, 2 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस टिल 12 नून। लंच का वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला कल का था खीरा और टमाटर का, बॉडी वेट इंटू 5 वाला, यानी कि 300 ग्राम मुझे खाना है लंच में खीरा और टमाटर, दैट्स फिनिश। शाम तक यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट, ना टेम्परेचर रहेगा ना थकान रहेगी, तो नॉर्मल फूड कर लीजिए, खा लीजिए, वेजिटेरियन डाइट। डॉक्टर आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं PhD हूँ डायबिटीज में, और वो भी ऑनरेरी PhD, कहां से किया PhD? अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ज़ैम्बिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।